हेलो। नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार with अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ AWTPO वाले बच्चों के लिए है बेटा। आप लोगों को जो क्लास चल रही है वो भी लेना है। आज कैटलिस्ट की दूसरी क्लास है। आपका जो भी सिलेबस है पर्टिकुलर वो मैं अलग से करवाते जाऊंगा। और जो भ्रम है आपके माइंड में कि सर हमें अलग से नहीं, देखो दोस्त, मैंने आपके पुराने पेपर देखे हैं। आपके सिलेबस के अलावा नॉर्मल केमिस्ट्री से भी वहां प्रश्न बनते हैं जो कम से कम 2 से 3 होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 2 से 3 होते हैं। तो आपको वो केमिस्ट्री भी करना है। आपके माइंड में एक द्वंद्व चल रहा है कब से, मैं इसको कब से दूर करने का प्रयास भी कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं सर वो केमिस्ट्री हमारे सिलेबस से नहीं है, ये नहीं है। आप इस एक कैटलिस्ट की एक क्लास मैंने पहले भी करवाई, आप उसको देखिएगा। मैंने वहाँ आपका सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। आपके जितने भी पार्ट AWTPO के हैं, है ना, जितने भी चैप्टर हैं वो मैं सब अलग से करवाऊंगा आपको। बात समझे आप? मतलब कि आपको दोहरा फायदा मैं दे रहा हूं। मतलब कि वो जो 2 3 प्रश्न बन रहे हैं ना, उनके लिए हम वो केमिस्ट्री पढ़ लेंगे ताकि हमारा एक बेस भी मजबूत हो जाए, है ना। तो आप अगर मान लीजिए कि कोई दूसरी एग्जाम में भी बैठते हैं तो वो वाला पार्ट आपका वहां काम आएगा। और ये वाले जो चैप्टर्स हैं आपके, ये सिर्फ AWTPO के अलावा दूसरी किसी एग्जाम के अंदर इतने अच्छे से काम में आने वाले नहीं है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको पुरानी बात करता हूं, आप कैसे हैं सबसे पहले मुझे एक बार कमेंट करके ये बता दें कि हम सब ठीक हैं। मैं आपके कमेंट यहां पर ले लेता हूं पहले एक बार। चलिए बता दीजिए सारे दोस्त। बहुत बढ़िया बेटा, हर शनिवार के दिन मैं आपकी क्लास लेता हूं AWTPO के लिए। इसमें आपके वो टॉपिक्स होते हैं, ये सिर्फ क्लास आपकी AWTPO की ही है। ये दूसरी किसी क्लास के अंदर ऐड नहीं होती। चलिए, हाँ, AWTPO के आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं पिछली कक्षा में आपको बहुत अच्छे से बता के आया हूँ। सिलेबस मैंने आपसे बहुत अच्छे से डिस्कस। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आइए देखो, मैं आपको पिछली क्लास जिन बच्चों ने ली है उनको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। यानी दोस्त, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। ये पुरानी कक्षा में था, है ना। ये मैं समझना कि जल्दी जल्दी स्लाइड पलटा रहा हूँ, ये हमने देखा था। ठीक है। फिर कैटलिस्ट का श्रेय किसे दिया जाता है डिस्कवर करने का, तो हमने बर्जिलियस का नाम पढ़ा था। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े थे कि कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, सारी चीजें हमने करी थी। और लगभग मैं आपको कैटलिस्ट के टाइप, जैसे पॉजिटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कौन से होते हैं, स्व उत्प्रेरक जो स्वयं कंडक्ट हो जाते हैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो क्या होते हैं, और प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं, समांगी और उत्प्रेरक विष उत्प्रेरक क्या होते हैं, संदमक क्या होते हैं। और इस तरह से मैंने फिर कुछ कैटलिस्ट के आपको एग्जाम्पल पढ़ाए थे यहां पर। जैसे कि लोह चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग कहाँ करते हैं, अमोनिया गैस बनाने के लिए। प्लेटिनम चूर्ण का कहाँ करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष मेथड में। निकिल का वनस्पति या हाइड्रोजनीकरण मैंने आपको बताया था उसमें करते हैं। गर्म एल्यूमिना का अल्कोहल से ईथर बनाने में करते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड का क्लोरीन गैस बनाने की डिकन मेथड में करते हैं। पेप्सिन एंजाइम का आमाशय में प्रोटीन, भाई हमारे पेट के अंदर ये पाया जाता है, उसमें ये होता है। बेटा मुझे मैथ्स की क्लास का कोई आइडिया नहीं है बेटा। इरेप्सिन एंजाइम आंतों के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में पढ़ा था, टाइलिन के बारे में, जाइमेज एंजाइम के बारे में डाई स्टेज में। हमें जो पढ़ना था वो माइकोडर्मी एसिटी से पढ़ना था। देखो दोस्त, जो माइकोडर्मी एसिटी आपका क्या होता है, कैटलिस्ट होता है ना। आज हम थोड़ा सा इसके बाद जो क्लास आपकी होगी लगभग है ना, ये क्लास 1.5 घंटा चलेगी आपकी। 12:30 बजे तक ये क्लास चलनी है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो आज मैं आपके प्रीवियस ईयर अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप ये 2 क्लास कैटलिस्ट की ले लेते हैं तो इसके बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं। तो ये तो मैंने एक बड़ा बड़ा मोटे मोटे वो आंकड़े ले लिए थे, ये जो आपको 14 15, ये किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इसके बाद जो मैं कैटलिस्ट आपसे डिस्कस करूंगा थोड़ा बहुत पढ़ाने के बाद, वो कैटलिस्ट दोस्त याद रखिएगा, वो सबसे ज्यादा जैसे इंडस्ट्रियल में कौन से यूज किए गए, क्या किए गए, कौन से दशक में किन कैटलिस्ट का चर्चाएं हुई। अब अगर हम इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमारे माइंड में क्या चीज आनी चाहिए।
माइंड में ये चीज आती है क्या सर इन कैटलिस्ट को पढ़ने के बाद हमें कोई और भी चीज पढ़नी होगी? ये 2 क्लास अगर आपने कर ली तो कैटलिस्ट का कोई भी पार्ट आपसे अछूता नहीं रहेगा। अछूता मतलब लगभग हम सारा कवर कर चुके होंगे। और आपकी 11th और 12th की अगर आप केमिस्ट्री देखें तो वहां पर कैटलिस्ट बहुत अच्छे से दिए गए थे। आइएगा, जैसे हम सबसे पहले माइकोडर्मी एसिटी की बात करते हैं तो गन्ने के अंदर, अब देखो गन्ना जो होता है हम सभी जानते हैं, गन्ने के बारे में तो बहुत भली बाती से जानते हैं, शुगर केन के बारे में। अब ये जो गन्ना होता है ना, इस गन्ने की है ना, याद रखना, शक्कर से सिरका, सिरका मतलब विनेगर, कि सर गन्ने से भी विनेगर बनता है? हाँ बनता है। एक विनेगर आता है व्हाइट कलर का जो एसिटिक एसिड ऑलरेडी होता है, वो केमिकल तौर पे बनाया जाता है। एक आता है काला कलर का, जो शराब उद्योग होती है जहां गन्ना वगैरह कुछ से शराब बनाते हैं, वहां पर एक बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? विनेगर निकलता है, सिरका निकलता है। तो बहुत सी बार गन्ने से सीधा सिरका बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एक कैटलिस्ट का करते हैं। उस कैटलिस्ट का क्या नाम है? माइकोडर्मी। आपसे प्रश्न कैसे पूछ सकता है यहां से? वो प्रश्न ऐसे पूछेगा कि दोस्त ये बताइए कि जो गन्ने की शक्कर से सिरके के निर्माण के लिए किस प्रकार के कैटलिस्ट का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा माइकोडर्मी एसिटी का किया जाता है। इन्वर्टेज एंजाइम, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट कॉमनली, है ना, याद रखिएगा, रिपीटेड इन एग्जाम। इन्वर्टेज एंजाइम का यूज कहां करते हैं? तो देखो गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज, अगर आपसे ये पूछा जाता है ना, गन्ने की शक्कर से ग्लूकोज व फ्रक्टोज बना रहे हैं, अगर गन्ने से शक्कर से सिरका बना रहे हैं, शक्कर मतलब वही शुगर से क्या बना रहे हैं? सिरका, तो कौन सा एंजाइम हो जाता? माइकोडर्मी एसिटी हो जाता। लेकिन अगर वो ये बोलते ग्लूकोज बना रहे हैं साहब, हम तो क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज बना रहे हैं। तो ग्लूकोज बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? इन्वर्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। बहुत सी बार ये पूछा जाता है कि शक्कर उद्योग में ग्लूकोज निर्माण के लिए किस कैटलिस्ट का या किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? इन्वर्टेज का। याद रखना ये माइकोडर्मी एसिटी था या लैक्टिक वेसिली एंजाइम होता है। सर ये क्या होता है? देखो लैक्टिक वर्ड जब भी आए ये दूध से रिलेवेंट करता है। दूध से लैक्टिक अम्ल अगर बनाना हो, देखो दूध को दही में बदलने के लिए तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। लेकिन दोस्त ये चीज ध्यान रखिएगा, AWTPO की केमिस्ट्री हो जाएगी क्या क्लास से? बेटा ये AWTPO का ही चैप्टर है। आप एक बार सिलेबस देख लो मेरे दोस्त, मैं आपको 3 से 4 बार सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं। आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो इसके पहले कैटलिस्ट की क्लास में करा चुका हूं, और ये दूसरी क्लास है। और हर शनिवार के दिन होने वाली है 1 से 1.5 घंटे की जो क्लास होती है, ये सिर्फ AWTPO वाले बच्चों के लिए ही चल रही है, ये किसी और क्लास में नहीं चल रहा है। आप ये समझिए आपको 5 दिन जो पढ़ने को मिल रहा है वो तो नॉर्मल केमिस्ट्री, यहां से आपके 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में बनेंगे। और ये वो वाले पार्ट है जो आपके 6 से 7 चैप्टर जो आपके दिए हुए हैं किसके अंदर? दोस्त याद रखना आपके सिलेबस के अंदर। ये लगभग 6-7 शनिवार के अंदर या 10 शनिवार के अंदर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब आपको दोहरा लाभ दे रहा हूं मैं। मतलब मैं ये चाहता हूं कि आपके जो 2-3 प्रश्न एक्स्ट्रा बनते हैं आप वो उन केमिस्ट्री को भी पढ़े, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो जाए, वहां से वो आपके प्रश्न बन जाए। और दूसरा जो आपका सिलेबस दे रखा है कि सर हमारा हार्ड सिलेबस है, ये सिलेबस है, उन सभी चैप्टर को भी मैं कवर अप करवा दूंगा। जैसे कैटलिस्ट की पिछली क्लास भी 1 से 1.5 घंटे की हुई थी, ये भी 1 से 1.5 घंटे, मतलब 3 घंटे की क्लास के अंदर आपका पहला चैप्टर AWTPO का कैटलिस्ट हम पढ़ चुके होंगे, उत्प्रेरक हम पढ़ चुके होंगे। ऐसे ही वन बाय वन हम धीरे धीरे चैप्टर्स को आगे बढ़ाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और आपके जो 6-7 चैप्टर आप बहुत मोस्ट रिपीटेड हैं AWTPO के जो आपके सिलेबस में है वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। ये चीज मैं आपको कई बार बताना चाहता था। चलिए देखो दोस्त, सैटरडे के दिन क्या होता है, कभी कभी आपकी कोई दूसरी क्लास भी होती है तो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस आता है। 1 घंटे के टाइम में मैंने कर नहीं सकता था, तो कभी मैं 8 बजे, सैटरडे के दिन आप एक बार सुबह देख लिया करें, 10 बजे के आसपास लाइव में जाकर के, वहां आपने बेच ले रखा है, वहां लाइव में आपको दिख जाएगा कि क्लास कितनी बजे के लिए शेड्यूल है। तो आप इसके लिए कंफ्यूज ना हुआ करें। हालांकि मैंने कल की क्लास में आपको टाइम बता दिया था कि AWTPO की बच्चों की क्लास आज 11 बजे होनी है। जी भैया, आपने सारा सिलेबस समझाया था और अब हमें भरोसा है कि हमारा दोहरा लाभ होगा, ये सिलेबस भी हो जाएगा और वो भी हमें मिलेगा। चलिए, कांस्टेबल और AWTPO का लेवल अलग है, तो बेटा आप कांस्टेबल वाली में ये क्लास चली नहीं रही है, आपको सिलेबस ही नहीं पता। अब देखो ये ऐसे बच्चे हैं जो क्लास कभी इनने करी ही नहीं। अगर इन्होंने पहली क्लास किसकी करी होती, दोस्त याद रखिएगा, AWTPO की पहली क्लास मैंने करवाई थी आपकी कैटलिस्ट की, अगर वो करी होती तो आपको पता चल जाता कि दोस्त मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। बस रोज आके कांस्टेबल चल रहा है, कांस्टेबल, ये क्लास चली नहीं रही कांस्टेबल के अंदर, जो सैटरडे के दिन हो रही है सिर्फ आपकी चल रही है AWTPO वालों के लिए। कैसे पता चला कि आपको कांस्टेबल में? भाई है ही नहीं, आप इसका थंबनेल देख लेते। बेटा थोड़ा तो लॉजिक लगाओ, टीचर बोल रहा है उसका कोई औचित्य ही नहीं है, बस आप अपना लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं।
कब तक कंप्लीट हो जाएगा, समय लगेगा। जैसे उधर की केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर आपका पर्टिकुलर AWTPO के अंदर हम जितने भी चैप्टर्स आपके ड्यू रह जाएंगे वो हम कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो वो आपके फिर सप्ताह वाइज चलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी तो आप सैटरडे सैटरडे को AWTPO के टॉपिक अच्छे से याद करिए। हर शनिवार के दिन में 1.5 से 2 घंटे की क्लास आपके लिए लेकर के आता हूँ। बिल्कुल आपका केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा AWTPO का, मत घबराइए आप, ठीक है। आ जाओ दोस्त। तो देखो, जब भी ये लैक्टिक वर्ड आता है तो लैक्टिक वेसिली एंजाइम का यूज कहाँ करते हैं? दूध से, जब भी दूध से लैक्टिक एसिड को प्राप्त करना होता है तो हम किस एंजाइम का यूज करते हैं? तो लैक्टिक वेसिली एंजाइम का यूज किया जाता है। अब थोड़ा सा मैं वापस से आपसे चर्चाएं करूंगा कि जो एंजाइम्स होते हैं अगर हम उनकी बात करें तो एक्चुअल में वो होते क्या है। यहां से एक प्रश्न पिछली बार हमको देखने को मिला था, अणुजीवों में संकीर्ण नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो किण्वन को क्रिया करके संपादित करते हैं एंजाइम कहलाते हैं। देखो, एंजाइम की वैसे तो अगर बात करें, मैंने आपको पुरानी कक्षा में जो पहली कैटेलिस्ट की हुई थी वहां क्या पढ़ाया था कि जितने भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने हो सकते हैं, लेकिन कुछ केमिकल भी तो होते हैं, जैसे लोहे का उपयोग एज अ कैटेलिस्ट कर रहे हैं। वो जब हम बोलते हैं ना एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, तो उन एंजाइम्स की बात करते हैं किसी जो किसी जीव के अंदर पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में डाइजेशन में जितने भी एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं हम उनकी बात करते हैं। ओके। नहीं बेटा, ये जो आज सैटरडे के दिन क्लास होती है ये सिर्फ AWTPO आपके हर एक चैप्टर, जैसे अभी हमने ये दूसरी क्लास है आपकी कैटेलिस्ट की, एक पहले हो चुकी है, आज दूसरी है। तो सैटरडे सैटरडे के दिन जो लगभग 1.5 से 2 घंटे की क्लास होगी वो आपके चैप्टर वाइज होगी। मतलब जैसे आज उत्प्रेरक कंप्लीट हो जाएगा, अगली क्लास में हम फिर कुछ नया चैप्टर उठा लेंगे आपका। तो ऐसे करते हुए आपका AWTPO का भी मैं सिलेबस कर दूंगा, और जो केमिस्ट्री आपकी वहां मिल रही है वो भी आपको करनी है। मैं इसलिए इस चीज को कह रहा हूं क्योंकि मैंने पेपर का ऑब्जर्वेशन किया है, आपके 2 से 3 नंबर वहां से कवर अप होंगे। तो आप ये मत सोचना कि हम वो नहीं पढ़ें, वो आपको पढ़ना है प्यारे दोस्त। मैंने पहली क्लास में इसलिए मना कर दिया था क्योंकि जो मैंने AWTPO का सिलेबस देखा वो उधर मैच नहीं था, लेकिन जब मैंने अगले दिन सारे पेपर को उठा करके एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि कम से कम 3 प्रश्न आपकी उस केमिस्ट्री से भी आते हैं। तो देखो नुकसान होता कि नहीं। हम ये सिलेबस तो बहुत अच्छे से पढ़ लेते, लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़े हुए थे तो आपके 3 नंबर डूबते, और मैं ये नहीं चाहता था। इसलिए फिर मैंने आपसे ये कहा कि आपको ये केमिस्ट्री भी लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने ये आपको सलाह दी थी। उम्मीद है अब मेरी इस बात को आप समझे होंगे। नहीं बेटा, ये सिर्फ शनिवार के दिन होती है, क्योंकि इसमें मैं इतना डेटा देके जाता हूं। एक सप्ताह में अगर आप पर्टिकुलर इसको याद करेंगे तो आप कंठस्थ इसको याद कर लें, आपके पास अगला सैटरडे जब आए तब तक आप इसको कंठस्थ याद कर लें। आ जाइए, अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में, तो जो जीव में किण्वन होता है, जैसे फर्मेंटेशन, मैंने ये पहले पढ़ा दिया आपको। किण्वन, किण्वन में कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है? जाइमेज एंजाइम। ये क्या करता है? शराब निर्माण में योगदान देता है। अब ऐसी कंडीशन में जब हम बात करते हैं किण्वन को क्रिया कर संपादित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम प्रत्येक जीवित प्राणी को कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। क्या हमारे शरीर में? भैया हमारा तो पाचन ही एंजाइम के ऊपर है। जैसे मुंह के अंदर टाइलिन हो गया, सुनना, माल्टेज हो गया, अमाशय के अंदर पेप्सिन हो गया, केसिन हो गया, रेनिन हो गया, केसिन नहीं, रेनिन हो गया, इरेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, है ना। ये सारे क्या थे? ये एंजाइम ही तो थे, ये एंजाइम ही तो थे। तो हर जीव के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं क्या भैया? हाँ, जितने भी प्रकार के जीव हैं उन सभी जीवों के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। NTPC वाली क्लास से AWTP, अरे भाई साहब नहीं होंगे देवता, सिलेबस देख लो एक बार यार, हाथ जोड़ रहा हूं मैं तुम्हारे, इससे हो जाएगा। AWTPO का सिलेबस, सिर्फ AWTPO, जो आप चैप्टर की बात कर रहे हैं वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा, लेकिन एक बेसिक केमिस्ट्री आपको जो मैं साथ में करवा रहा हूँ 5 दिन, वो करनी होगी। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, शायद आप सुन नहीं पाते हैं बहुत सी बार। तो एक जो केमिस्ट्री आपकी चल रही है, शायद अब आपको समझ में आ जाए केमिस्ट्री, ठीक है, जो मंडे से फ्राइडे चल रही है, ठीक है, ये लेना है, ठीक है, प्लस AWTPO का जो सिलेबस है आपका, मैं लिख देता हूं, शायद सुनने में दिक्कत होती है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, ठीक है। वो टॉपिक वाइज मैं क्लास कराऊंगा। अभी ये प्रत्येक शनिवार को चलेगी। कब चलनी है? प्रत्येक शनिवार को, एवरी सैटरडे को चलनी है, ठीक है। पहला टॉपिक जो था आपका वो कैटेलिस्ट था, ठीक है, इसकी एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास है।
ये पढ़ लो बेटा। तो आपको वो भी करना है क्योंकि वहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सीधे, 3 से 4 क्वेश्चन सीधे AWO TPO में आते हैं। तो 3 से 4 प्रश्न मायने रखते हैं सिलेक्शन के लिए, और बचा हुआ आपका संपूर्ण पार्ट जो है, ठीक है, बचा हुआ जो संपूर्ण आपका पार्ट है ये वाला, ये मैं टॉपिक वाइज आपको सारा करवाऊंगा। ठीक है, उम्मीद है अब शायद समझ में आ जाए, मैंने बोर्ड पर लिख दिया तो। ठीक है, आ जाओ यहां पर। ये जो आपकी डेली क्लास चल रही है, मतलब आपको जो क्लास शो हो रही है वो आपको लेनी ही है, बात खत्म, इतना सा समझ लो आप। लास्ट सैटरडे को भी ये टी शर्ट पहने थे, हो सकता है भाई, हमें पता नहीं होता। ठीक है, कौन से कपड़े का पता नहीं होता, लास्ट सैटरडे पढ़ाया क्या ये पता होता है। अब यहां देखना, प्रत्येक जीव के शरीर में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। एंजाइम को जीव रासायनिक उत्प्रेरक, याद रखिएगा बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपका यहां से कैसे बन सकता है कि जो जीव के अंदर, अब लास्ट के 5 मिनट आपके डाउट ले लेंगे, अब पढ़ेंगे, अब बहुत हो गया, हमने लगभग 10 से 1 मिनट आपसे चर्चाएं कर ली, अब पढ़ते हैं। ओके, तो बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखो, बायो का मतलब जीव होते हैं, तो जीवों के अंदर पाए जाने वाले जो उत्प्रेरक होते हैं, है ना, किसी भी जीव के अंदर जो पाए जाने वाले कैटलिस्ट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बायो कैटलिस्ट कहा जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें बायो कैटलिस्ट के तौर पर हम जानते हैं दोस्त, इस बारे में याद रखना। अगली बात करता हूं मैं आपसे यहां पर, तो एंजाइम के क्या गुण हो सकते हैं? कोई भी एंजाइम होते हैं, एंजाइम भी एक प्रकार के उत्प्रेरक ही हैं, कैटलिस्ट ही हैं। अब ये प्रोटीन के समान संकीर्ण पदार्थ होते हैं, मतलब कि सीधी सी बात है, आप ये चीज ध्यान रखना कि जितने भी इंसानों के शरीर के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम हैं, है ना, वो भी एक प्रकार के क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं, वो प्रोटीन होते हैं। ये संपर्क उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। देखो, मैंने अभी आपसे यही कहा, ये जब भी किसी के संपर्क, जैसे प्रोटीन के पाचन के लिए हम कौन से एंजाइम को देखते हैं? पेप्सिन को देखते हैं कि हाँ भैया, तो वो पेप्सिन जो होगा ना एंजाइम, वो पेप्सिन हो गया, इरेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन, ये प्रोटीन के संपर्क में जब आएंगे ना, तभी ये एज ए एंजाइम काम करेंगे, बाकी ये कभी काम नहीं करेंगे। आप ऐसे समझिए, आप बैठे हैं आपके पिताजी के पास, तभी आप चुपचाप बैठते हैं, पिताजी के जाते ही आप कैसे हो जाते हो? फर्राटे बंद। तो पिताजी के संपर्क में आते ही आप कैसे हो जाते हो? निष्क्रिय, आप अपनी फालतू की हरकतें बंद कर देते हो। ठीक उसी तरह से ये जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये जो एंजाइम्स होते हैं, जैव एंजाइम, ये जब किसी पर्टिकुलर उस चीज के संपर्क में आएंगे जिसके लिए बने हैं, तो ही ये सक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें संपर्क उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। उच्च कार्बनिक पदार्थों की सरलतम पदार्थों में अपघटन की क्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। ये जो घटना यहाँ लिखी हुई है ना, कि उच्च कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों का में अपघटन करना या तोड़ना, इस घटना को हम पाचन भी कहते हैं, डाइजेशन भी कहते हैं। बस यहाँ अपघटन की जगह वर्ड आ जाता है ऑक्सीकरण करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करते हैं। अब यहां देखिएगा, ये अत्यंत ही विशिष्ट होते हैं। दे आर नेरो सब्सटेंस लाइक प्रोटीन, दे एक्ट अ कंटेंट, ये तो इसी का हो गया, है ना। दे आर वेरी, है ना, याद रखना, स्पेसिफिक एंड एंजाइम परफॉर्मेंस ओनली वन एक्शन, ये अत्यंत ही विशिष्ट होते हैं। एक एंजाइम केवल एक ही क्रिया, जैसे प्रोटीन का एंजाइम कभी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। कभी कार्बोहाइड्रेट वाला एंजाइम प्रोटीन का पाचन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लाइपेज एंजाइम जो वसा का या फैट का डाइजेशन करता है, वो कार्बोहाइड्रेट का कर सकता है क्या? क्या नहीं कर सकता। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो भी बायो कैटलिस्ट होते हैं, जैव उत्प्रेरक, वो एक ही काम कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं? एक ही क्रिया को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं भी डाल दो, किसी भी एंजाइम को कहीं भी डालने से कोई भी काम नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अभी शादी करी है, अब उसकी बहन नहीं है, तो वो अपनी पत्नी से तो राखी नहीं बंधाएगा, पत्नी पत्नी का ही काम करेगी, बहन तो दूसरी होगी कोई, तो भैया किसी और से वो राखी बंधवा सकता है, क्योंकि पत्नी को छोड़कर दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं उसकी बहन हो सकती हैं, है ना। तो दोस्त ये याद रखिएगा। इसी तरह से एंजाइम पर्टिकुलर उसी एक काम के लिए जाना जाएगा, किसी और के लिए नहीं, इस बारे में आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भैया, आज आपने सारी चीजें हमें क्लियर कर दी, थैंक यू बेटा। चलिए अब यहां देखना, इनकी क्रियाशीलता अधिक ताप पर। देखो, वैसे अगर देखा जाए ना, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं वो 30 से 50 डिग्री पर खत्म हो जाते हैं, लेकिन केमिकल के रिएक्शन के अंदर कुछ कैटलिस्ट 300 डिग्री पर, 250 डिग्री पर भी काम करते हैं। तो अगर मैं आपसे यहां ये कहता हूं, इनकी क्रियाशीलता अधिक ताप पर 79 डिग्री सेंटीग्रेड तथा विषैले पदार्थ की उपस्थिति में कम होती है या नष्ट हो जाती है। शरीर के ताप पर 20 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक यह काम करते हैं। अगर ह्यूमन बॉडी के सापेक्ष में बात किया जाए, तो हमारे शरीर में कैटलिस्ट अगर कोई काम कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 20 डिग्री से 39 डिग्री सेंटीग्रेड।
और किसी अन्य जीव की अगर बात कर लें, अगर सब जीवों की बात कर लें, तो लगभग ये आंकड़ा हम 30 से 50 डिग्री मानते हैं। कितना मानते हैं? 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। लेकिन ह्यूमन बॉडी के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे तो ये टेम्परेचर कितना होता है? 20 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है दोस्त। अब यहां देखेंगे हम लोग तो हमें एक चीज समझ में आ जाती है कि मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो उत्प्रेरक होते हैं, कैटलिस्ट होते हैं, ये कैटलिस्ट क्या होते हैं कि ये विशेष तापमान पर ही काम करते हैं। बिल्कुल सही बात, यहां से ये लाइन आती है, कैटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक बनता है, गुण बनता है कि क्या कैटलिस्ट एक विशेष तापमान पे ही सक्रिय होते हैं या फिर ये एक विशेष तापमान से बाहर जाने पर नष्ट भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैटलिस्ट 200 डिग्री पर काम कर रहा हो, अगर आप उसे 300 पर ले जाएंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसी तरह से 100 पे लाएंगे तो भी वो नष्ट हो जाएगा। अभिक्रिया स्वरूप पदार्थों को एकत्रित हो जाने की क्रिया धीमी पड़ जाती है। अगर कैटलिस्ट जो होगा अगर वो नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या होगा? तो भाई सीधी सी बात है, अगर वो नष्ट हो जाएगा तो अभिक्रिया धीमी हो जाएगी, है ना, नष्ट हो जाएगी। हालांकि कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक वो जो प्रोसेस को धीमा कर दे, उसे ऋणात्मक या नेगेटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। एक कैटलिस्ट वो जो इसको क्या कर दे दोस्त, याद रखिएगा, AWTPO के लिए भी बेच लिया है। तो ये क्लास AWTPO में चल रही है दादा मेरे, आप शुरू से क्लास लीजिए, मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है, समरथ समझ आ जाएगी बेटा आपको। देखो ये दिक्कत होती है, मुझे 25 मिनट हो गए पढ़ाते हुए, फिर अभी आगे कोई बोल रहा है सर ये AWTPO के लिए है। अब ऐसे बच्चे जो कंटिन्यूअसली कभी क्लास लेते नहीं है बेटा, आप बुरा मत मानना, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जिनने बस वो आ जाते हैं AWTPO का कब कराएंगे, AWTPO का, जबकि मैं डेली इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आज भी आपको बताया कि आपको वो क्लास क्यों लेनी है, ये तो हमारा सिलेबस नहीं है। बेटा एक टीचर जब आपकी एग्जाम को ऑब्जर्व करता है ना, ठीक है, मैंने पिछली बार भी ये चीजें बच्चों को करवाई थी, तब भी ये बहुत फायदेमंद रहा था। मतलब मैंने सिर्फ नॉर्मली एज अ कुछ पार्ट्स करवाए थे, डिटेल में तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन बच्चों ने कहा था नहीं सर आप सही कह रहे थे। दूसरा पार्ट जो आपका नॉर्मल केमिस्ट्री है वहां से भी प्रश्न आए थे। बाकी अब आपकी इच्छा है, चलिए सिलेबस कवर हो जाएगा, सही कहूं मैं अब इसको। चलो विल्किंस उत्प्रेरक है ना, RHCl, ठीक है, PPH3 और होल 3, ये दोस्त याद रखिएगा, इसका मेनली हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रियाओं में, हाइड्रोजनीकरण मतलब जानते हो ना, हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस जब भी पूछे, वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की जो प्रोसेस होती है, डालडा घी बनाने की, उसमें यूज किया जाता है। इसे क्लोराइड ट्रिस या ट्राइफेनिल फॉस्फीन, है ना, रोडियम भी कहा जाता है। तो ये इसका सीधा नाम याद रख लेना, क्लोराइड ट्रिस, है ना, रोडियम भी इसको कहते हैं। किसको? इसको। तो ये विल्किंस उत्प्रेरक होता है। आपसे ये नाम नहीं पूछेंगे कभी, वो ये सीधा ये पूछेंगे हाइड्रोजनीकरण प्रतिक्रियाओं में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, तो विल्किंस का करते हैं। किसका करते हैं? विल्किंस कैटलिस्ट का यूज कहां किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है। कहां किया जाता है? हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस के अंदर यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक कैटलिस्ट होता है जिगलर नाटा। क्या होता है? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब ये वो शुरू हो रहे हैं जो आपके बहुत ही डीप कैटलिस्ट हैं। देखो बेसिक तो मैंने 15-17 पहले आपको पढ़ा दिए, जो मोस्ट रिपीटेड एग्जाम के अंदर। अब ये वो हैं जो AWTPO में देखे जाते हैं, और ये ऐसे नाम होते हैं जो बच्चे की हवा उड़ाते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या होते हैं? ट्राई एथिल, क्या होता है? ट्राई एथिल, याद रखना ये C2H5 हो जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, ये हो जाता है एल्यूमिनियम, C2H5 है बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं, देखना है ना, Al C2H5 होल थ्राइस। तो ये ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड क्या हो जाता है? प्लस टाइटेनियम Ti, टेट्राक्लोराइड मतलब सॉरी टेट्रा है ना, ट्राई नहीं है, टेट्रा, Cl4 टेट्राक्लोराइड, ये यहाँ लिखा हुआ है। तो ये जो ऊपर नीचे टाइपिंग में हो गया है, ये यहाँ देख लेना, ये इस तरह से लिखा जाता है। इसी को जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं, का मिश्रण होता है। अब आपको ये पूछा जाएगा ये किस अभिक्रिया में उपयोग में लाया जाता है, तो दोस्त याद रखना, जो एल्किन होती है उसके पॉलीमराइजेशन में, एल्किन के बहुलीकरण में उपयोग किया जाने वाला, प्रश्न सुनना यहां से क्या बनेगा, एल्किन के बहुलीकरण में, है ना, ये चीज ध्यान रखना, एल्किन के बहुलीकरण में किसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्त याद रखिएगा एल्किन के पॉलीमराइजेशन में, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन, किसका उपयोग किया जाता है?
किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्त याद रखिएगा, यहां पर आपका आंसर बनेगा जिगलर नाटा उत्प्रेरक। आपका प्रश्न यह भी बन सकता है, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट किसे कहा जाता है? ट्राई एथिल एल्यूमिनियम तो और साथ में क्या हो जाएगा प्लस टाइटेनियम, याद रखिएगा टाइटेनियम है ना, टेट्राक्लोराइड को क्या कहा जाता है? जिगलर नाटा कैटेलिस्ट कहा जाता है। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट का यूज कहां पर करते हैं, ये प्रश्न अगर बनेगा तो याद रखना, एल्किन के पॉलीमराइजेशन में, एल्किन के बहुलीकरण में जिगलर नाटा कैटेलिस्ट का यूज किया जाता है। दो प्रश्न आपको मैंने पढ़ाए। विल्किंस कैटेलिस्ट का यूज कहां करते हैं? हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के अंदर, रिएक्शन के अंदर। हाइड्रोजनीकरण रिएक्शन के अंदर किस कैटेलिस्ट का यूज करते हैं? विल्किंस कैटेलिस्ट का यूज करते हैं। आपसे दूसरा प्रश्न यहां पर ऐसे बन सकता है, जिगलर नाटा कैटेलिस्ट का, जिगलर नाटा उत्प्रेरक का यूज कहां किया जाता है? तो दोस्त याद रखिएगा, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्किन, एल्किन के बहुलीकरण में है ना। जिगलर नाटा कैटेलिस्ट किसे कहा जाता है ना? याद रखिएगा, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का जो मिश्रण होता है उसे जिगलर नाटा कैटेलिस्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? जिगलर नाटा। आप इसके नोट्स बाद में बनाना, अभी मत बनाना। अगली क्लास हमारी जो AWTPO की होगी वो कब होगी? आपकी सिलेबस वाली। बाकी 5 दिन जो होगी वो भी आपको लेना है, और वो आपको तब तक 1 सप्ताह में इसको अच्छे से याद कर लेना। इसीलिए मैं शुरुआत में आपकी सैटरडे क्लास लगाकर 1.5 घंटे की क्लास इसलिए ले रहा हूं, ताकि ये जो है ना हार्ड टॉपिक है, उसके बाद जो इजी टॉपिक है वो हम कंटिन्यू क्लास लगा लेंगे, है ना। तो ये जो शुरुआत के आपके 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही खतरनाक है भाई, तो इनको आप क्या कर लेना, एक बार अच्छे से कर लेना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इनको 1 सप्ताह बैठ करके रोज थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 स्लाइड 1 सप्ताह, जैसे ही मेरी अगली क्लास आए ये मुंह जुबानी होना चाहिए आपको। आइए दोस्त, हैबर ब्रॉश प्रक्रिया क्या होती है? भाई बहुत बार पूछी जाती है हैबर ब्रॉश प्रक्रिया। अब ये होती है K2O, ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड, SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, Al2O3। तो ये जो आप फॉर्मूले लिखे हुए हैं ना, आप ये ऊपर वाला याद रख लेना, ठीक है, ये ऊपर वाला याद रख लेना दोस्त, याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है। जैसे प्रमोटर के साथ लोहे का उपयोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया निर्माण बनाने में करते हैं। अब अमोनिया का जो फॉर्मूला आपका होता है दोस्त, वो क्या होता है? अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH3। क्या होता है? NH3 होता है। तो ये इस अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए करते हैं। तो अमोनिया का प्रोडक्शन जो होता है, अमोनिया का जो प्रोडक्शन होता है, उस प्रोडक्शन के लिए किसका यूज किया जाता है? अमोनिया निर्माण के लिए। अमोनिया निर्माण में अभी कैटेलिस्ट वापस से डबल से पढ़ाऊंगा। तो हैबर बॉश प्रक्रिया, अब यहां से सुनना कि यह प्रक्रिया कैसे पूछते हैं। अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि फेमस है? हैबर विधि फेमस है, याद आया? हैबर विधि, हैबर विधि अमोनिया निर्माण की होती है, ठीक है। AWTPO की क्लास कब से स्टार्ट होगी सर? देख लो, AWTPO बेटा क्या होता है? ठीक है, ईशा निर्वाल करके एक लड़की है बेटा। AWTPO क्या होता है? उसका सिलेबस पता है तुम्हें? ईशा निर्वाल, उसका सिलेबस पता है तुम्हें? पॉलीमराइजेशन मतलब जहां श्रृंखलाएं आपस में जुड़ती है बेटा हिमांशु, एक के बाद एक आपस में जुड़ते जाते हैं, उन्हें कहा जाता है। ईशा निर्वाल, बताओ आप, तुम्हें पता है AWTPO का सिलेबस क्या होता है? ये आपको परेशान करते हैं, मुझे परेशान थोड़ी कर रहे हैं, खुद हो रहे हैं बेटा। 10 मिनट क्लास लेट हो रही है, अगर ऐसी 6 क्लास में कर दिया तो 1 घंटा गया इनका। उस 1 घंटा बाद में पढ़ेंगे, 1 दिन बाद सिलेबस खत्म होगा। सिलेबस भी पता है बेटा तुम्हें ईशा निर्वाल? सिलेबस भी पता है AWTPO का कि क्या है? बस कि इसकी केमिस्ट्री कब शुरू होगी। इनके कमेंट इसलिए लेने पड़ते हैं क्योंकि भैया ये रोज वहां टेलीग्राम ग्रुप में AWTPO की केमिस्ट्री कब शुरू होगी, मैं 1-1.5 महीने से जवाब दे दे करके इनको समझा रहा हूं, लेकिन इन्हें समझ में ही नहीं आता। सर मैं परेशान नहीं कर रही हूँ जेन्युइनली, ये AWTPO की क्लास तो चल रही है देवी जी, तो परेशान ही तो हैं, और क्या है, नहीं तो सिलेबस ही नहीं पता है आपको। परेशान नहीं कर रही हूँ, सिलेबस पता होता तो आपको पता होता कैटेलिस्ट पहला पार्ट है AWTPO का, और उसकी दूसरी क्लास है ये, और दूसरा भी आपको लेना ही है।
तो ये क्लास डिस्टर्ब करना ही तो हुआ। आओ इधर। चलिए, तो हैबर बोश में किसका उपयोग एज अ कैटलिस्ट किया जाता है? तो याद रखना आयरन का, है ना। याद रखना जैसे प्रमोटर, प्रमोटर मतलब जो इस चीज को तेज करते हैं, का उपयोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया निर्माण के लिए करते हैं। तो यहाँ मेनली अमोनिया निर्माण में किसका यूज होता है? आयरन का। इसके अलावा, है ना, याद रखना पोटेशियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड का, सिलिकन, है ना, सिलिकन डाइऑक्साइड का, है ना, Al2O3। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम, इस Al2O3 को बॉक्साइड भी कह देते हैं। ठीक है, आइएगा। फिलिप्स उत्प्रेरक, भाई साहब एग्जाम में पूछे जाने वाले कैटलिस्ट में से एक है ये फिलिप्स उत्प्रेरक, है ना। फिलिप्स कैटलिस्ट क्या होते हैं? अगर हम इनकी बात करें, दोस्त याद रखिए, क्रोमियम और सिलिका इनका यूज करते हैं। तो यहां पर Cr या फिर सिलिकन ऑक्साइड SiO2 इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? SiO2 का। यहां पर इसका उपयोग होता है, का उपयोग पॉलीएथिलीन के उत्पादन में। अब यहां से आपके दो प्रश्न वापिस से बन गए। क्या बन गए? आपसे यह पूछा जाएगा कि पॉलीएथिलीन के उत्पादन में किस कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? तो फिलिप्स उत्प्रेरक, है ना। किसका किया जाता है? फिलिप्स। ये प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, कहीं और से नहीं आएगा। फिलिप्स उत्प्रेरक का उपयोग किस रिएक्शन के अंदर होता है? तो भैया याद रखिएगा पॉलीएथिलीन निर्माण की अभिक्रिया में होता है। अब फिलिप्स उत्प्रेरक किसे कहते हैं? क्रोमियम और सिलिका, है ना। याद रखना Cr मतलब क्रोमियम और सिलिका, SiO2, सिलिकन डाइऑक्साइड भी बोल देते हैं इसको, सिलिकन डाइऑक्साइड, है ना। अब दोस्त यहां पर अगर हम इन चीज को देखते हैं, समझते हैं, तो ये चीज समझ में आती है कि जो फिलिप उत्प्रेरक होते हैं, जो कैटलिस्ट होते हैं, वो क्या चीज होती है। तो फिलिप उत्प्रेरक की बात करते हैं, क्रोमियम सिलिका की बात करते हैं। तो दोस्त याद रखना क्रोमियम सिलिका की हमने बात कर ली, का उपयोग कर लिया। पॉलीएथिलीन की हमने यहां पर बात कर ली, पॉलीएथिलीन यहां पर आता है। ठीक है, अब देखो दोस्त, अगला यहां से बढ़ते हैं सिलिका पर टंगस्टन, है ना। शेल हायर ओलेफिन प्रक्रिया में ओलेफिन मेटाथेसिस के लिए उपयोग किया जाता है। ये नहीं आएगा एग्जाम में, इसको छोड़ दो कभी। ठीक है, इसको छोड़ देना भले, या नॉर्मली याद रखो। तो सिलिका पर टंगस्टन, है ना। ये W जो होता है ये टंगस्टन को बोला जाता है, ये सिलिकॉन ऑक्साइड हो गया। दो आपका जो होता है वो नीचे आएगा। ठीक है, थोड़ी सी आज इस टाइपिंग एरर को माफ कर देना, मैं आपके सारे फॉर्मूले सही करते हुए बढ़ जाऊंगा आगे। ठीक है, तो सिलिका के ऊपर जब टंगस्टन को छोड़ा जाता है तो किसका निर्माण होता है? ओलेफिन मेटाथेसिस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ओलेफिन मेटाथेसिस का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? ओलेफिन मेटाथेसिस का। अब आपका जो सबसे मेन पार्ट शुरू होगा वो अब यहां से शुरू होगा, इसके बाद से। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। अब यहां से आपका जो पूरा कैटलिस्ट वाला पार्ट है, देखो ये तो अभी तक मैंने आपको वो पढ़ा दिए जो आपके मोस्ट रिपीटेड थे, डेफिनेशन क्या होती है, क्या चीज होती है। अब हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जिसमें मुख्य रूप से 11th की क्लास और साथ में 12th की क्लास, इन 11th और 12th की क्लास में क्या दिया गया है कैटलिस्ट के बारे में। क्योंकि हमारी एग्जाम में जो एज अ कैटलिस्ट है ना सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते हैं वो इन दो से आते हैं, 11th और 12th की केमिस्ट्री से आते हैं। अब आपका इसके बाद जो सेशन, इन दो क्लास को अगर आपने अच्छे से कर लिया, मैं आपको इतनी गारंटी देता हूं कि अगर AWTP के अंदर कैटलिस्ट से प्रश्न आया, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा दोस्त, ये चीज ध्यान रखिएगा। देखो सबसे पहली चीज की मैं बात करता हूं, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। तो देखो एक्टिवेशन एनर्जी की जब हम बात करते हैं, सक्रियण ऊर्जा की बात करते हैं, देखो आप इस वर्ड में ही समझो कि इस वर्ड में ही एक्टिवेशन, एक्टिव आप कहते हो ना, मेरी सिम एक्टिव नहीं हुई है, हो जाएगी तब मैं कॉल करूंगा, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? जो किसी चीज को सक्रिय करने का काम करती है, एक्टिव करने का। अब देखो कैटलिस्ट की क्या भूमिका होती है एज अ एक्टिव एनर्जी, है ना, सक्रियण ऊर्जा। अब यहां समझना, अभिकारक को उत्पाद में बदलना, अभिकारक मतलब जो रिएक्शन, देखो आप जैसे कि रिएक्शन समझना यहां पर, जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराई जाए, किसके साथ कराई जाए? हाइड्रोजन के साथ कराई जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा? NH3 बन जाएगा आपका, 2NH3, अमोनिया बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन में ये जो हिस्सा है ना, ये अभिकारक कहलाता है। ये क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है, रिएक्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और ये जो चीज बनी इसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद, प्रोडक्ट कहते हैं। तो आप ये चीज समझ गए कि
कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक। अगर मैं यहां पर मान लीजिए लोहा छोड़ देता हूं, है ना, छोड़ देता हूं मतलब एज अ कैटलिस्ट, तो ये क्या करेगा, इस अभिक्रिया को तेज कर देगा। मतलब कि धीमा भी कर सकता है तेज, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि वो है कैसा, तो ये तेज करने वाला है। तो जो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, को उत्पाद में, मतलब ये अभिकारक को उत्पाद में बदलने या अस्थिर मध्यवर्ती बनाने के लिए आवश्यक, है ना, आवश्यक बाह्य ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को, अगर वो यहां से यहां आया, वो इस अभिकारक से क्या बना, उत्पाद बना, प्रोडक्ट बना। तो अभिक्रिया से, अभिकारक से उत्पाद बनने की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए जो एनर्जी हम रिक्वायर्ड करते हैं, जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। देखो आप ऐसे समझो कि आपकी शादी करा रहे हैं, ठीक है, घर वाले किसी से, तो आपकी शादी कब करा सकते हैं, जब आप सक्रिय हो गए। आप शादी करना ही नहीं चाहते, भाग जाते हो घर से बार बार, तो भैया घर वाले पूछते हैं कोई देख रखी है क्या, मतलब सीधी सी बात है, घर वाले सक्रिय हो गए हैं लेकिन तुम नहीं हो पा रहे हो। जब दोनों ही सक्रिय हो जाओगे, ऊर्जा अगर अच्छी से मिल जाएगी तो भैया तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो सक्रियण ऊर्जा मतलब सीधी सी बात है, जो अभिकारक होते हैं उनको उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। तो अभिकारक को उत्पाद में बदलने या अस्थिर मध्यवर्ती बनाने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है ना, याद रखिएगा। प्रतिक्रिया की दर सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। यह ई है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, इसे ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोई सेंस नहीं है इस बात का। आ जाओ, सिंपल सी बात, सिंपल सा फंडा। तो आपको उम्मीद है ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती होगी ये समझ में आ गया। क्या सर ये क्यों पढ़ा रहे हो एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी तो इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि अब आगे कभी मैं बोलूंगा ना, इसने अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया, इसने ऊर्जा कम कर ली, इसकी सक्रियण ऊर्जा ये होती है, तो एक्टिवेशन इसकी एनर्जी ये होती है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये वर्ड क्या होता है। इसलिए एनसीईआरटी में इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई थी वही परिभाषा मैंने आपको बताई, और सरलतम लैंग्वेज में इसकी परिभाषा क्या हो सकती है वो भी मैंने आपको बताई। ओके दोस्त, ये देखो, है ना, सक्रियण ऊर्जा पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव होता है। देखो जो कैटलिस्ट होता है, ये देखना, ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है आपका। अब देखो ये रिएक्शन आपकी कैसे होके जानी थी, ये इस तरह से होके जानी थी, यहां से, ये अगर ऐसे जाती तो ये यहां से यूं गुजर जाती। लेकिन अगर इसमें हमने जैसे ही कैटलिस्ट डाल दिया तो देखो ये कितनी तेज हो गई, ऐसे करके, ऐसे जैसे वो समझो आपका दोस्त बुला रहा है, भाई आजा यार मेरे को वहां चलना है काम के लिए, तो तुम बिल्कुल कैसे हो, धीमे हो, लेकिन उधर से आवाज, बाबू मेरे को ये काम है, भाई साहब तुम तुरंत हवा में उड़ते हुए जाओगे। तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है कि भाई तुम तेज कब हो रहे हो, तुम्हारी सक्रियण ऊर्जा कब भाग ले रही है, बात समझे। तो उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को तेज भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसी पे क्या हुआ, तुम तेजी से जा रहे थे, उधर से फोन आ गया, बाबू मेरे पिताजी आ गए हैं, तो भाई साहब तुम्हारी कैटलिस्ट की एनर्जी तुरंत डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तुम जाने की अभिक्रिया को क्या कर दोगे, पहले तुम स्पीड में जा रहे थे भाई साहब, अब तुम धीरे धीरे, अरे यार अब मार खाने का टाइम आ गया। समझे इस बात को। तो ये आपकी होती है नेगेटिव, देखो हो जा रही थी ऐसी, हो गई ऐसी, ये ऐसे जा रही थी। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट होते हैं। पॉजिटिव जो अभिक्रिया को तेज कर दे, नेगेटिव जो धीमा कर दे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट मैंने पिछली क्लास में भी आपको बहुत अच्छे से समझाए थे। अब देखो दोस्त, हम थोड़ा सा यहाँ आगे बढ़ते हैं तो सबसे मेन चीज के कैटलिस्ट की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्योंकि जब पिछले कुछ पेपर हुए हैं तो वहां एक में तो यही पूछ लिया गया था, निम्न में से कौन, है ना, कैटलिस्ट का एग्जाम्पल नहीं है ना, तो भैया मतलब कैटलिस्ट का गुण नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, ये पूछ लिया गया था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक जो होते हैं या उत्प्रेरण जो होते हैं उनके क्या लक्षण हो सकते हैं। देखो दोस्त, उत्प्रेरक प्रतिक्रिया के अंत में द्रव्यमान और रासायनिक संरचना में अपरिवर्तित रहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि क्या, देखो आप ऐसे समझो जैसे मैं हूं और मेरा दोस्त, हम दोनों लड़ रहे हैं और आप आ गए उधर से, है ना, आप कह रहे हो सर मारो इसको, मारो इसको, तो तुम क्या कर रहे हो भाई, अभिक्रिया को तेज कर रहे हो, मुझसे उसे मैं ना मार दिलवाने का काम कर रहे हो कि भाई आप मारो इसे। लेकिन क्या इस पूरी प्रोसेस में आपको कोई थप्पड़ पड़े कि सर नहीं पड़े, क्या आपने इसको थप्पड़ मारा कि सर नहीं मारा, तो आपने तो कुल मिलाकर के क्या करा, सिर्फ भड़काने का काम करा। तो उत्प्रेरक एक तरह से भड़का भी सकते हैं। और मान लीजिए कि आप समझदार होते, सर कोई बात नहीं छोड़ दो इसको, गलती हो गई इससे, बात समझना इस बात को, तो वो नेगेटिव भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, भाई वो खत्म हो जाती वो चीज।
तो जो उत्प्रेरक होते हैं ना, वो सिर्फ अभिक्रिया को तेज या धीमा कर सकते हैं, लेकिन उस केमिकल रिएक्शन का कभी भी पार्ट नहीं होते, उस केमिकल रिएक्शन में वो कभी हिस्सेदार नहीं होते। इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए कहते हैं कि वो अपरिवर्तित रहते हैं, है ना, उनमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होता। दोस्त याद रखिएगा, अ कैटलिस्ट रिमेन अनचेंज्ड, वो कभी भी नहीं बदलते, वो वही वैसे ही पाए जाएंगे, बस वो धीमा या तेज कर सकते हैं। चलिए, लेकिन बदलती क्या है, तो सिर्फ अगर याद रखना, किसी ये प्रश्न बना है आपका यहां से, ये प्रश्न बना है दोस्त, याद रखना कि कैटलिस्ट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन में अगर बदलाव हो तो कैटलिस्ट में क्या बदलाव हो सकता है, तो दोस्त याद रखना उसमें तो कोई बदलाव, बस उसकी अवस्था बदल सकती है। हो सकता है वो ठोस हो वो द्रव बन जाए, हो सकता है वो द्रव हो तो वो गैस बन जाए, लेकिन वो कभी भी किसी भी कंडीशन में उस केमिकल रिएक्शन को सिर्फ तेज या धीमा करेगा, लेकिन उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट बन जाएगा, अभिकारक बन जाएगा, और वो अभिकारक नहीं है, वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, वो उत्प्रेरक है। तो ये चीज ध्यान रखना। हाउएवर इस फिजिकल स्टेट कैन बी चेंज, तो ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी इनकी अवस्था बदल सकती है। चलिए, उत्प्रेरक की सूक्ष्मता से विभाजित अवस्था प्रतिक्रियाओं के लिए अधिक कुशल होती है, क्योंकि सतह क्षेत्र बढ़ता है और अधिक अधिशोषण होता है। जैसे आप यहां समझिए, किसी रिएक्शन के अंदर जब हम कैटलिस्ट छोड़ते हैं तो ये अधिक क्या हो सकती है, चीजों को, जैसे मान लीजिए ये धीमी चल रही थी, इसने जब चीजों को एक्सेप्ट किया तो ये चीजें कैसी हो गई, फास्ट हो गई। तो ये किसी चीज को एक्सेप्ट करके तेजी से रिएक्शन करके एक दूसरे से जुड़ाव जो होता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, वो तेज होने लग जाता है। ये गुण भी किसका होता है, कैटलिस्ट का होता है, उत्प्रेरक का होता है। तो ये गुण भी कैटलिस्ट का पाया जाता है, ये गुण भी उत्प्रेरक का पाया जाता है भाई, इस बारे में याद रखिएगा। अगली चीज, a small amount of catalyst is generally sufficient to catalyze almost unlimited, है ना, reaction, but in some case the rate of reaction depend on amount of catalyst। देखो, वैसे तो ये कहा जाता है कि एक छोटी सी मात्रा, वो कहते हैं ना आग में घी जरा सा डाल दो तो भभक जाती है, ठीक वही चीज यहां पर होता है। कैटलिस्ट की छोटी सी मात्रा रिएक्शन को तेज कराने के लिए पर्याप्त है, लेकिन कभी कभी ये डिपेंड करता है कि भाई साहब तुम कितनी क्वांटिटी को लेकर के रिएक्शन करवा रहे हो। तो एक चीज ये भी सामने आ जाती है, लगभग असीमित प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की एक छोटी मात्रा आमतौर पर पर्याप्त होती है, लेकिन कुछ मामलों में प्रतिक्रिया की दर उत्प्रेरक की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर उत्प्रेरक, जैसे मान लीजिए आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हो तो कैटलिस्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, छोटे पैमाने पे काम कर रहे हो तो कैटलिस्ट कम डालना पड़ेगा, उत्प्रेरक कम डालना पड़ेगा। वही चीज है, जैसे आप ये समझो, आप एक कप अगर चाय बना रहे हो तो एक कप चाय बना रहे हो तो शक्कर कम डालोगे, लेकिन मैं कहता हूं 100 कप चाय बनाओ तो क्या उतनी ही शक्कर डालोगे, क्या सर नहीं, कैसी बात कर रहे हो, ज्यादा डलेगी फिर तो। वही बात, सेम चीज। अगला आता है, एक उत्प्रेरक प्रतिक्रिया शुरू नहीं कर सकता। अगर आप ये सोचो कि मैं किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या डाल दूं, कैटलिस्ट डाल दूं, जैसे मान लीजिए कि राजू और श्याम लड़ ही नहीं रहे हैं, तो बाबूराव भड़काएगा किसे, राजू और श्याम लड़ ही नहीं रहे तो बाबूराव भड़काएगा किसे, वो भड़का ही नहीं सकता। मतलब कभी भी कैटलिस्ट रिएक्शन शुरू नहीं कर सकते हैं। हाँ, रिएक्शन शुरू हो गई तो कैटलिस्ट उसे तेज या धीमा कर सकते हैं, लेकिन कैटलिस्ट कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये पहला पॉइंट है। लेकिन कभी कभी सक्रियण ऊर्जा इतनी, सक्रियण ऊर्जा वर्ड आया, मैंने पहले ही समझा दिया था क्या होता है सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। इतनी बड़ी होती है कि व्यवहारिक रूप से प्रतिक्रिया तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक कि उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को काफी कम नहीं कर देते। तो सक्रिय ऊर्जा बढ़ाना और कम करना ये कैटलिस्ट के हाथ में, तो वो ऊर्जा को कम या ज्यादा कर देगा जिससे पॉजिटिव या नेगेटिव चीज हो जाएगी, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं करता, कभी भी क्या नहीं करता, केमिकल रिएक्शन शुरू नहीं करता। ठीक है, उदाहरण के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण कमरे के ताप पर प्रतिक्रिया नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाना चाहें, वो कभी पानी नहीं बनाएंगे नॉर्मली, लेकिन जब हम यहां पर प्लेटिनम ब्लैक को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाने के लिए कैटलिस्ट के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कितने कैटलिस्ट का यूज करना, ग्राम में कभी आपसे प्रश्न नहीं पूछते, ठीक है, इसीलिए ये पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए एक अंदाजन है ना 100 से 150 कैटलिस्ट इंडस्ट्री लेवल पे यूज किए जाते हैं, अब मुझे एक बात बताओ कि सर कैसे पता चलेगा कि 100 कप में कितनी डल रही है और वो 60 बना रहा है तो कितनी चीनी डाल रहा होगा, हम 3.5 कप बना रहे हैं, तो भाई ये कोई फिक्स थोड़ी है कौन कितनी चाय बना रहा है, समझना मेरी इस बात को। तो वहां जैसे चीनी का डिसाइड नहीं कर सकते, आपको सर आधा चम्मच वहां डालते होंगे तो सब में, तो भाई साहब भारत के अंदर 28 राज्य हैं,
सब जगह चाय बनाने के कल्चर अलग अलग हैं। साउथ में जाओगे तो पहले चाय को उबालते हैं, दूध को अलग उबालते हैं, चीनी को अलग से घोलते हैं। तो सब जगह अलग अलग कल्चर है। ठीक उसी तरह से हर एक कैटलिस्ट की अलग अलग क्वांटिटी होती है। तो हम एक एक क्वांटिटी, पहले कैटलिस्ट तो याद हो जाए, क्वांटिटी तो वैसे एग्जाम में आती ही नहीं है आज तक। तो ये आपका डाउट मैंने क्लियर कर दिया। प्रतिक्रिया बहुत तेजी से होती है, तो हम प्लेटिनम ब्लैक का उपयोग करके क्या कर सकते हैं दोस्त, याद रखिएगा। प्लेटिनम ब्लैक का उपयोग कहाँ किया जाता है? पानी बनाने में। किससे पानी बनाते हैं? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया की जाती है तो प्लेटिनम ब्लैक का उपयोग किया जाता है, जिससे पानी बनता है। अगली चीज, कैटलिस्ट आर, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आइए। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट आर जनरली स्पेसिफिक इन नेचर। उत्प्रेरक आमतौर पर प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब जिस काम के लिए बने हैं वही काम करेंगे। जैसे मैंने लाइपेज का एग्जांपल दिया, वो वसा का ही पाचन करेगा। पेप्सिन, इरेप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का ही करेंगे। एमाइलेज जो हो गए या टाइलिन हो गए, ये कार्बोहाइड्रेट का ही करेंगे। तो ये स्पेसिफिक होते हैं। एक पदार्थ जो किसी विशेष प्रतिक्रिया में उत्प्रेरक रूप में कार्य करता है, अन्य प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने में विफल है। जैसे आप ये समझिए कि हो सकता है कि आप ऐसे एक व्यक्ति को जानते हो जिसका आपके गांव में बड़ा दबदबा हो, लेकिन जैसे तहसील पे जाता है तो उसकी कोई नहीं सुनता। ठीक है, तो भैया एक पर्टिकुलर रीजन में ही वो क्या कर सकता है, अपना प्रभाव दिखा सकता है। कैटलिस्ट भी ऐसे ही होते हैं। आप सोचे एक उत्प्रेरक को ही सब जगह ठोक दूं, नहीं चलेगा। ठीक है, एक उत्प्रेरक को ही सब जगह ठोक दूं, नहीं चलेगा। तो ये भी आपके कैटलिस्ट का पार्ट होता है। कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज है ना इक्विबेरियम स्टेट, बट इट हेल्प टू, याद रखना, अटेन इक्विबेरियम क्विकली। उत्प्रेरक संतुलन की स्थिति को नहीं बदल सकता है ना, लेकिन यह जल्दी से संतुलन प्राप्त करने में मदद कर सकता है। कि सर ये लाइन समझ में नहीं आई थोड़ी सी, देखो मैं समझाता हूं। अगर कोई कैटलिस्ट है, कोई रिएक्शन बहुत तेज हो रही है, और वो तेज रिएक्शन होने पर मान लीजिए उतना प्रोडक्ट नहीं बन सकता, या वो प्रोडक्ट खराब हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में वो ये तो नहीं करेगा कि उस प्रोडक्ट को बचा लेगा। वो क्या कर सकता है, वो उस रिएक्शन का टाइम हो सकता है उसको धीमा कर दे, उसको तेज कर दे, जिसके कारण से क्या होगा, वो मदद कर देगा उस रिएक्शन को क्या करने में, कंट्रोल करने में, संतुलन करने में, बैलेंस करने में। लेकिन आप सोचो कि वो खुद ही कूद जाए, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे आप ये समझो, अभी भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, अमेरिका बीच में ही भाई साहब दाल रोटी जिम के चला गया वो, कि भाई मैंने मध्यस्थता करवाई है काई के चक्कर में कि मुझे नोबेल प्राइज मिल जाए, परमाणु अटैक होने वाला था। फिर बाद में बोल दिया साहब मैंने तो सिर्फ क्या करा है, मदद करी है थोड़ी सी, ये सीज फायर मैंने नहीं कराया। अगले दिन ही बदल गया वो। हो सकता है इधर से फोन गया हो इंडिया से कि तुम क्या बकवास कर रहे हो साहब, ये है जब तुमने हमने ये बोला है कि हम नहीं करेंगे, हम हमारी बात हुई है, आप कैसे बोल रहे हो। तो ये चीज भी हुई है। चलिए, अब दोस्त ये चीज ध्यान रखना, लेकिन ये जल्दी से संतुलन प्राप्त करने के लिए यूज में लाई जा सकती है। मैं अभी आपको रिएक्शन करवा के बताऊंगा। उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया की एंथैल्पी, एंट्रोपी या मुक्त ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता। ये चीज तो हम अभी तक पढ़ते हुए ही आए हैं। एंथैल्पी एक प्रकार की ऊर्जा या एनर्जी होती है, एंट्रोपी भी इसी तरह से होती है, या मुक्त ऊर्जा, तीनों एक ही चीज है। ये एक प्रकार से एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, AWTPO के लिए क्लास कब से चलेगा? जब से केमिस्ट्री शुरू हुई ना बेटा, तब से ही चल गया है। ठीक है, ओके, खुश, थैंक यू। ठीक है, आंख के अंधे नाम नयन सुख, क्या कहें इनको। पिता सामने खड़े होते तो भी पूछ लेते जाके उन्हीं से, पिताजी, हमारे पिताजी कहाँ हैं। कमेंट इसलिए पढ़ने पड़ते हैं क्योंकि सैटरडे के दिन एक ही क्लास होती है आपकी। पिछला क्या डाउट रहा, ये रहा, बताना पड़ता है। ठीक है, और आपके ऊपर है। चलिए, ऑप्टिमम है ना टेम्परेचर, इष्टतम तापमान क्या होता है?
देखो इष्ट, आपने सुना होगा अक्सर, आप घरों पे सुनते, ये हमारे इष्ट देव हैं, ये हमारे क्या हैं, इष्ट देव हैं। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है दोस्त, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। इष्टतम तापमान एक वो विशेष ताप है ना, याद रखिए, एक विशेष तापमान होता है जिस पर उत्प्रेरक की दक्षता अधिकतम होती है। मैंने जैसे ह्यूमन बॉडी के लिए बताया था, ठीक है। याद रखिएगा यहां पर एक विशेष तापमान होता है जिस पर उत्प्रेरक, जैसे ह्यूमन बॉडी की हमने बात करी थी, ह्यूमन बॉडी पे हमने देखा था कि 20 से लेकर के भैया, है ना, 20 से लेकर के वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक कैटलिस्ट एक्टिव रहते हैं, कहीं 50 से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो एक विशेष तापमान होता है जिस पर कैटलिस्ट क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उदाहरण देता हूं, समझिएगा उस एग्जाम्पल को। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, उदाहरण देता हूं। समझना, जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं कि जैसे पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या होगा, KClO3 होगा। क्या होगा, KClO3 होगा। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, मैं कहीं और से नहीं लाया हूं इसको, ठीक है। इसी तरह से क्या होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड होगा, MnO2 होगा भाई। ये सर बिल्कुल होगा। इस रिएक्शन को अगर हम करवाते हैं ना, तो ये रिएक्शन आपकी होती है 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर होती है, 200 से 300, नहीं 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 नहीं, 200 से 240 होगा, 240 होगा डिग्री से, हाँ 240 ही है, 100%। 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, ठीक है दोस्त, याद रखना। अब ऐसी कंडीशन में यहां क्या होता है, यहां पर इसका जो ऑक्सीजन है वो यहां घुस जाएगा, इसके साथ कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो सर ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, इसका एक ऑक्सीजन यहां देखना, ये MnO2 था, यहां सर था। अब यहां का एक ऑक्सीजन यहां से निकल सकता है, 2 ऑक्सीजन निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है निकलने को। चलिए इसकी संख्या हम थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहां क्या हुआ, एक तो बन गया पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड कितनी बार बनेगा, 2 बार, प्लस यहां से निकल गया 2O या 3O2, 3O2 निकल गया गैस के तौर पर, और साथ में यहां पर MnO2। सर इस MnO2 ने क्या कर लिया ऐसा यहां पर, ये एज इट इज क्यों पाया गया, ठीक है। तो भैया इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट था कि ये इजीली थोड़ा सा इसको क्या दे देगा, पार्टिसिपेट कर लेगा, तो ये पॉजिटिव तौर पर इस रिएक्शन को करवाता है। तो याद रखना ये यहां पर यूज क्यों किया गया, ये एज इट इज यहां पर निकलेगा आपका MnO2। अब देखो इस पूरी रिएक्शन में कौन नहीं बदला, कि सर ये नहीं बदला MnO2, तो ये जो MnO2 हो गया ना, इसने इस रिएक्शन को क्या करवा दिया, तेज करवा दिया। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट कहलाया। देखो ये यहां भी वही था, यहां भी वही है। तो जो रिएक्शन में टूटे या जुड़ जाए वो अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। वो क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, है ना। अब देखो ये पोटेशियम क्लोरेट था, क्या था, और ये पोटेशियम क्लोराइड है, दोनों में अंतर है। ये क्या था आपका, पोटेशियम क्लोराइड, और ये क्या है दोस्त, ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट। अब यहां कैटलिस्ट के तौर पे हमने, याद रखिएगा, MnO2 का यूज किया, तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर यहां पर काम में आया। ये 200 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही काम कर सकता है, किसी और पर नहीं। देखो मैंने आपको एक अमोनिया का एग्जांपल दिया था, अमोनिया के अंदर जैसे हम निर्माण करते हैं हैबर विधि, तो वहां पर भी पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे उसका निर्माण हो जाता है। टेम्परेचर तो नॉर्मली हम यहां बात नहीं करेंगे उसकी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं बस। जैसे कि नाइट्रोजन गैस थी, आपने देखा था अमोनिया निर्माण की हैबर विधि थी, ठीक है। नाइट्रोजन जो था वो गैस के फॉर्म में था, तो नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया। साथ में हाइड्रोजन गैस थी, कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस, NH3 बनेगा, तो यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया। इन्होंने क्या बनाया, NH3 बनाया, NH3, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2NH3 बन गया ये। अब ये जो 2NH3 बनाना अमोनिया, देखो अगर ये गैस था, नाइट्रोजन गैस था, तो हाइड्रोजन भी क्या था आपका, गैस था, और ये अमोनिया जो बना, ये भी क्या बना, गैस बना। क्या बना, ये भी गैस बना। तो ये अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि है, किस विधि से ये बना, हैबर विधि। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना आपको इसके बारे में,
वो डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो ये जो हैबर विधि है, या तो आपको कैटलिस्ट यहां प्लस करके भी लिख दिया जाएगा तो उनके नीचे पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन होंगे, ठीक है। पॉजिटिव है बेटा, धनात्मक है। MnO2 क्या है सर, ये बता ना बेटा, कैसे पता चलेगा सर? एक बच्चा बोल रहा है सर कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? हम बता रहे हैं आपको कि ये पॉजिटिव है, तो आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव है। नहीं तो आपको फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, अभिक्रिया तेज हो जाएगी, तो फिर करा के देख लेना। आपको पोटेशियम क्लोराइड लेना, उसमें MnO2 मिलाना, अगर तेजी से रिलीज हो जाए तो धनात्मक, धीरे धीरे हो तो ऋणात्मक। नहीं तो हम बता रहे हैं, आप याद कर लो कि भैया ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। हर चीज पता नहीं की जाती। गांधी जी 2 अक्टूबर को ही पैदा हुए थे, कैसे कैसे पता चलेगा 2 को ही पैदा हुए थे? तो उस दिन अपने को हॉस्पिटल में खड़ा होना चाहिए था, बस यही चीज हो सकती है। या वो जहां पैदा हुए वहां हमें खड़ा होना चाहिए था एज इट इज। या तो मान लो भैया सीधा सा कि 2 अक्टूबर को गांधी जी पैदा हुए थे, या फिर मत मानो। तो भैया यहाँ पर सीधी सी बात है, जो आयरन है इसका यूज किया जाएगा। अब आयरन यहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट होगा कि नेगेटिव कैटलिस्ट होगा? तो पॉजिटिव होगा। तो ये जो होगा ना, ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है। कैसा? ये अभिक्रिया को तेज करवाता है। क्या करता है? तेज करता है। ओके, तो ये मैंने एग्जांपल दे दिया आपको पॉजिटिव कैटलिस्ट के। हाँ बिल्कुल। कोई बात नहीं। एग्जाम्पल, फॉस्फोरिक एसिड और एग्जाम्पल है, फॉस्फोरिक एसिड की हम बात करते हैं। एसिटाइन है ना, नीलाइट, ग्लिसरॉल, H2O2 के अपघटन के लिए नकारात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। अभी हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट देख लिए, अब नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करते हैं। जब हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड जो होता है, एसिटिनिलाइट और ग्लिसरॉल, H2O2 को कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं। बात समझ में आई? ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है बेटा। अगर इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की हम बात करते हैं, तो फॉस्फोरिक एसिड, एसिटानिलाइट, ग्लिसरॉल, H2O2 के अपघटन के लिए, तो ये जितने भी है ना, इस हाइड्रोजन परऑक्साइड को अगर हमें तोड़ना हो, इसका अपघटन करना हो, तो चाहे हम फॉस्फोरिक एसिड की बात करें, एसिटिनिलाइट की बात करें, ग्लिसरॉल की बात करें, ये सभी नकारात्मक उत्प्रेरक है। नकारात्मक मतलब ये प्रोसेस को धीमा कर देंगे। क्या कर देंगे? स्लो कर देंगे। तो प्रोसेस को धीमा करने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं, दोस्त याद रखिएगा। इसी तरह से एल्कोहल की बात करें, तो ये जो एल्कोहल एक्ट नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ Na2SO3। तो जो एल्कोहल होता है वो यहां पर H2O2 के अपघटन में ले जाना जाता है, यहां पर नहीं होगा। एल्कोहल में भी ये चीज नहीं आएगी, Na2SO3, यहां पे भी वही आएगा, ठीक है। जब हम H2O2 की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो एल्कोहल एक्ट एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट फॉर द ऑक्सीडेशन। तो जो एल्कोहल होता है ना, वो H2O2 के ऑक्सीकरण के लिए नकारात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये चीज ध्यान रखना, एल्कोहल भी हो गया, ठीक है। एल्कोहल H2O2 के अपघटन में नकारात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट हो गए आपके। क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सीधा सा याद रखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है आपका। गुड। देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि पेट्रोल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। कि सर क्यों मिलाते हैं टेट्रा इथाइल लेड को पेट्रोल के अंदर? लेड जो होता है वैसे प्रदूषण उत्पन्न करता है, लेकिन अगर इसे नहीं मिलाएंगे, एक समस्या सामने आती है। वो समस्या क्या होती है दोस्त? अब देखो, जब भी इस टेट्रा इथाइल लेड एक विरोधी दस्तक पदार्थ है, मतलब ये आग को क्या करना करेगा भाई?
सीधी सी बात है, कम करने में मदद करेगा। आग वगैरह लग जाएगी तो उसको क्या करेगा, कम करेगा। अब यहां पर देखना, ऐसी कंडीशन में एक एक विरोधी दस्तक पदार्थ है जिसे पेट्रोल वाष्प के प्रज्वलन को कम करना, क्योंकि पेट्रोल अगर देखना एकदम खुला रहता है ना तो उसकी गैस भी जलने लगती है, तो उसको थोड़ा सा कम करता है कि भैया जब ये चीज हो ना तभी इसका उपयोग किया जाए, तभी ये चीज काम में हो। तो ये पेट्रोल में क्यों मिलाते हैं, क्योंकि पेट्रोल की जो वाष्प होती है जो तुरंत आग पकड़ सकती है, उस ये जो टेट्राइथाइल लेड होता है उस आग को, उस प्रज्वलन को कम कराता है। लेकिन एंटी नोकिंग में कोई दिक्कत नहीं होती कि सर एंटी नोकिंग मतलब तो गाड़ी चल रही है उसके चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पेट्रोल जैसे खुला छोड़ते तो वो वाष्प के रूप में उड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर ऐसी घटना अगर इसको नहीं मिलाएंगे तो ये बहुत तेजी से होगी। तो जैसे गर्मियों में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उनके अंदर लीकेज की समस्या उत्पन्न हो सकती है, टैंक के अंदर गैस बन सकती है, विस्फोट का कारण बन सकती है, इसलिए टेट्राइथाइल लेड को पेट्रोल के अंदर मिलाते हैं। जिससे क्या होता है, पेट्रोल वाष्प के प्रज्वलन को कम करने के लिए पेट्रोल में मिलाया जाता है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा प्रज्वलन वगैरह, आग इजीली नहीं पकड़ेगा। ये सर नहीं मिलाएंगे तो आग जल्दी पकड़ेगा। ये प्रज्वलन ताप का मतलब समझते हो ना, प्रज्वलन, प्रज्वलन का मतलब ये होता है कि वह कम से कम ताप, जैसे एक कागज को जलाओगे तो जल्दी जलेगा, या इस पेन को जलाओगे तो सर कागज, तो वह कम से कम ताप जिस पर वस्तु आग पकड़ लेती है उसे इग्निशन टेम्परेचर, है ना, उसे इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रज्वलन ताप। वह कम से कम ताप जिस पर कोई वस्तु क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है, उसे इग्निशन टेम्परेचर या प्रज्वलन ताप कहा जाता है। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं आगे, यहां से बढ़ते हैं आगे। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, वर्धक या त्वरक क्या होते हैं, प्रमोटर या एक्सेलरेटर क्या होते हैं। तो आइए प्रमोटर की बात करते हैं। एक्सेलरेटर मतलब वही तेज करना, इन्हें वर्धक या त्वरक कहा जाता है। जैसे गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है ना, ठीक है वही। तो ये प्रमोटर या एक्सेलरेटर कैटलिस्ट कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसके तौर पर हम पढ़ते हैं। देखो दोस्त समझो, सबसे पहले उत्प्रेरक गतिविधि को बढ़ाने वाले पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं तो याद रखना, है ना, अ सब्सटेंस, है ना, दैट इंक्रीज द कैटलिस्ट एक्टिविटी इज नोन एज अ प्रमोटर एक्सेलरेटर। तो उत्प्रेरक गतिविधि को बढ़ाने वाले पदार्थ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्धक या त्वरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक गतिविधि को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। टू इंक्रीज, याद रखना, अ सब्सटेंस दैट इंक्रीज द कैटलिस्ट एक्टिविटी, अ सब्सटेंस, ठीक है, अ सब्सटेंस वे पदार्थ दैट इंक्रीज द, दैट इंक्रीज द कैटलिस्ट एक्टिविटी। तो जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दे, ठीक है, उन्हें ही क्या कहा जाता है, वर्धक कहा जाता है, त्वरक कहा जाता है। सर एग्जाम्पल के बिना कैसे समझेंगे हम, एग्जाम्पल के बिना कैसे समझेंगे हम। आपने हैबर विधि का नाम सुना क्या, हाँ सर सुना। उसमें कैटलिस्ट के तौर पर हमने किसका उपयोग किया था भैया, अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में सर आयरन का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ वर्धक के तौर पर डालना चाहूं तो मोलिब्डेनम को डाल सकता हूं, एल्यूमिनियम को डाल सकता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। इनका जो मिश्रण होता है वो जो मेनली क्या कहलाएगा, याद रखिएगा, क्या कहलाएगा, हाँ प्रमोटर कहलाएगा, वर्धक कहलाएगा। देखो दोस्त समझना है यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस हो गई उदाहरण, एक विधि में हैबर विधि है, किसके निर्माण की है, अमोनिया निर्माण की। तो अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि फेमस है, हैबर विधि। यहां नाइट्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे तो 2NH3 बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। अब यहां वर्धक या प्रमोटर के तौर पर किसका यूज किया जा सकता है,
किसका यूज करेंगे भाई? तो याद रखना, इस पूरी हैबर विधि में मॉलिब्डेनम या पोटेशियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। ठीक है, किसका करते हैं? तो यहां वर्धक के तौर पर किसका यूज करेंगे? मॉलिब्डेनम अथवा पोटेशियम एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। छोटी छोटी बातें हैं ये। ये अमोनिया निर्माण की हैबर विधि के क्या हैं? तो याद रखना, वर्धक हैं, त्वरक हैं। ये इस प्रोसेस को तेज कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। तो ये एज ए यूज होते हैं क्या? त्वरक, एक्सेलरेटर, इस प्रोसेस को तेज करने वाले हैं। अगर ये नहीं होते तो अमोनिया निर्माण की हैबर विधि इतनी फास्ट नहीं हो सकती थी। ये ऐसे यूज किए जाते हैं। आई बात समझ में? चलो, वेरी गुड। गुड गुड। यहां तक कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। वेरी गुड। देखो, अब दूसरे, ये तो एक एग्जांपल देख लिया मैंने। अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ चीजें पढ़ाई थी, है ना, मतलब पिछली क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि एक होते हैं समांगी उत्प्रेरक, होमोजेनस उत्प्रेरक। इसका एक एग्जांपल देता हूं, एक विषमांगी उत्प्रेरक हेट्रोजेनस का एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक क्या होते हैं भैया? अब देखो, यहां पर मैं आपको बता ही देता हूं कि ये क्या चीज होती है, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। इनके एग्जाम्पल हमारे लिए जरूरी है। समांगी उत्प्रेरक, होमोजेनस कैटलिस्ट। जब भी मैं आपसे समांगी उत्प्रेरक की बात करता हूं, होमोजेनस कैटलिस्ट की बात करता हूं, ये क्या होते हैं? देखो दोस्त, चाहे अभिकारक हो, है ना, जिस अभिक्रिया में वो भाग ले रहे हैं, और जो उत्प्रेरक हो, है ना, रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम सेम इन स्टेट। रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट सेम इन स्टेट। अभिकारक एवं उत्प्रेरक एक समान अवस्था में होते हैं। ये सर मतलब? मैं अभी आपको एग्जाम्पल दूंगा। मैं एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी के ही दे रहा हूं आपको, कहीं बाहर से नहीं लाया। जैसे ये समझिए कि अगर मैं आपकी एसिटिक एसिड की क्रिया पानी के साथ कराता हूं, ये समझना, CH3COOH। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है। पानी आपकी कौन सी स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? एसिटिक एसिड हो गया। एल का मतलब क्या हो गया? लिक्विड से, द्रव से हो गया। अब देखो, ये भी द्रव है,
पानी भी लिक्विड है, ये भी द्रव है, ठीक है, पानी भी। इसका जो कैटलिस्ट हम उपयोग करेंगे यहां पर, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कर रहे हैं यहां पर, HCl का, तो ये भी कौन सी स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में। अब यहां पर देखो कि भैया ये भी लिक्विड को शो कर रहा है, ये भी लिक्विड को शो कर रहा है, मतलब तीनों ही एक विशेष स्थिति में है, तीनों के तीनों द्रव है। मतलब जो अभिकारक जिस अवस्था में हो, उत्प्रेरक भी उसी अवस्था में पाया जाए। तो दोस्त याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? इस अभिक्रिया को, मतलब ऐसे कैटलिस्ट को समांगी उत्प्रेरक कहते हैं। अब यहां बनेगा क्या? CH3COOH ही बनेगा, एसिटिक एसिड यहां तो ये हो ही जाएगा। परिवर्तन होगा CH3COOH, ये हो गया आपका एक। तो याद रखना, साथ में CH3OH बन जाएगा, ये यहां से एक OH ग्रुप आ जाएगा, ये OH ग्रुप है ना, तो ये क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा। अब ये CH3OH CH3OH, ये COOH था, ये एक C यहां से आ गया, एक H यहां से आ गया, ठीक है, तो ये CH3OH हो गया, तो ये हाइड्रोजन हो गया, एक OH ग्रुप आ गया, यहां से एक हाइड्रोजन बच गया, ये CH हो गया। इक्वेशन को बैलेंस करना है बस, इसको अपन 2 कर ले तो 2 क्या 6 हो जाएगा ये। अब CH3 COOH COOH, ठीक है, ठीक है, इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। कुछ तो दिक्कत है, बैलेंस नहीं हो रहा है। CH3COOH, हाँ हाँ हाँ, भैया माफ करिएगा, भैया माफ करिएगा, CH3COOCH3 है वो, CH3COOCH3। अब यहाँ से CH3 इस पानी का OH ले जाएगा तो CH3OH, यहाँ COOH बच जाएगा तो एक H इधर आ जाएगा, यह CH3COOH हो गया, है ना, CH3OH हो गया। ये दोनों भी लिक्विड में ही प्राप्त हो गए, ठीक है, माफ करिएगा भाई। तो वही सोच रहा था कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ये भी लिक्विड स्टेट में ही होगा, है ना, ये माफ करिएगा भाई, ठीक है, हो जाता है। इसे मिथाइल एसीटेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मिथाइल एसीटेट। ठीक है, ये आपका एसिटिक है, CH3COOH एसिटिक एसिड होगा। मैंने इधर वाले को उधर लिख दिया था। और CH3OH आप जानते ही हैं, है ना, क्या पाया जाता है भैया? जहरीला, विषाक्त, जहरीला विषाक्त। चलो, तो ये हो गया आपका, देखो ये भी लिक्विड था, ये भी लिक्विड था, ये भी। इसी तरह से जब हम एक और देखते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? विषमांगी उत्प्रेरक आता है। हाइड्रोजिनस कैटलिस्ट। अब देखो ये जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, वहां क्या हुआ था? समान अवस्था में थे, एक समान अवस्था में पाए गए, ठीक है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, अब आ रहे हो? कल लेट हो गए। अब ये मत पूछ लेना कि AWTPO केमिस्ट्री कब से शुरू हो, यहाँ लिखा हुआ है AWTPO की है। चलो आइए, विषमांगी उत्प्रेरक में क्या होता है? उत्प्रेरक प्रक्रिया जिसमें अभिकारक जो होते हैं और उत्प्रेरक अलग अलग चरण में होते हैं। ये सर मतलब, देखो समझो, अभिकारक एवं उत्प्रेरक अलग अलग चरण में होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट की बात करें, द कैटलिस्ट प्रोसेस इन विच रिएक्शन, याद रखना, कैटलिस्ट आर इन डिफरेंट फेज इज नोन एज हेट्रोजीनस। तो याद रखना, अभिकारक
रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट डिफरेंट फेज इन रिएक्शन। जो अभिकारक होते हैं और जो उत्प्रेरक होते हैं वो अलग अलग फेज में पाए जाते हैं। कि सर कैसे? जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं देखोगे तब तक ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। अब एग्जाम्पल क्या हो सकता है, उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे समझना। हम बात करते हैं आपसे कि अगर हम प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की प्रोसेस करें तो वो कैसे बनेगा। तो देखो, सबसे पहले एक प्रोसेस होगी। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को बनाना चाहते हैं, है ना, या कोई और एग्जांपल ले, एनसीईआरटी का ही लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आता ही वही है। ठीक है, करते हैं शुरू। पहला, प्लेटिनम की उपस्थिति में सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर डाइऑक्साइड, है ना, प्लेटिनम की उपस्थिति। जो सल्फर डाइऑक्साइड था SO2 था, उसकी क्रिया हम किससे करवाते हैं? भाई सीधी सी बात है, SO2 है वो, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। भाई किसके अंदर बदलेंगे? ऑक्सीजन के अंदर बदलेंगे। यही कर सकते हैं ना ज्यादा से ज्यादा। तो बिल्कुल ऑक्सीजन से इसकी क्रिया कराते हैं। किसकी प्रेजेंस में? प्लेटिनम की प्रेजेंस में। अब देखो, सल्फर डाइऑक्साइड भी आपकी गैस है और ये भी गैस है। ये क्या बन जाएगा? अगर यहाँ हम 2 ले लेते हैं सल्फर ऑक्साइड, 2 दूना 4, 3 दूना 6, तो 2SO3 क्या बन जाएगा? 2SO3। और ये भी एक गैस है। ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड था। ये है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। सर यहाँ तो एक ही कैटलिस्ट आया, आप तो बोल रहे थे अलग अलग फेज होगा। देखो समझना कि क्या चीज होती है। अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि प्लेटिनम की उपस्थिति में हमने उपयोग किया, ये गैस थे दोनों, ये सॉलिड निकला, अवस्थाएं बदल गई। क्या सर बदल गई? इसी तरह से जैसे नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं और जब लोहा होता है वहां पर, तो हैबर विधि हमने पढ़ी थी, तो वहां पर भी क्या हुआ था? सेम चीज हुई थी। डाई नाइट्रोजन लेते हैं, डाई हाइड्रोजन लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं हम। तो उस बीच में हैबर विधि में हमने क्या किया था? लोहे का लिया था, तो लोहे से अमोनिया बना था। ये सॉलिड निकला, ये दोनों गैस निकले। एग्जाम्पल दूसरा देख लो, यहाँ पर अलग अलग फेज है, सारे अवस्थाएं अलग अलग हैं। फॉर द एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, अमोनिया वाला। नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं, NH3 बनेगा। तो ये तो ऑलरेडी 2 है, 3H2। अब देखो, नाइट्रोजन भी गैस थी आपकी, हाइड्रोजन भी गैस है आपकी, और बना हुआ NH3, 2NH3। अमोनिया भी गैस है, लेकिन यहाँ पे जो लोहा आएगा, लोहा गैस तो नहीं होता ना, आयरन गैस तो नहीं होती ना। तो ये हैबर विधि हो गई। तो हैबर विधि का जो कैटलिस्ट था लोहा, वो तो ठोस है ना, सॉलिड है। अब देखो, कैटलिस्ट अलग फेज में है, वो अलग फेज में है, तो दोनों अलग अलग चरण में पाए जा रहे हैं। तो भाई कुल मिलाकर के ये जो होते हैं, हो सकता है ये दोनों अलग हो जाएं, ये अलग हो जाए, ये लिक्विड हो जाए, ये सॉलिड हो जाए, ये सॉलिड हो जाए। तो जहां तीनों एक समान होते हैं, अभिकारक, जो भी अभिकारक भाग ले रहे हैं और रिएक्टेंट सेम होते हैं, वो समांगी होंगे। चलिए बेटा, ये तो मुझे नहीं पता है कौन से चैप्टर के हैं, है ना, लेकिन अब पढ़ लो आप। चलिए, ठीक है, क्योंकि इतना मुझे भी नहीं पता, मेरे पास पुराने डाटा एक बने हुए हैं मेरे, मैं उन्हीं को लेके चल रहा हूँ। तो मुझे ये तो नहीं पता कि अब ये वर्तमान में किस चैप्टर में है आपके, वो आप देख लेना। चलिए, हाँ लेकिन है NCERT के। चलो अच्छी बात है। अगर हम ओस्टवोल्ड विधि की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ओस्टवोल्ड विधि की बात करें। विलियम ओस्टवोल्ड नाम था इनका, और इन्हीं के नाम पर इस मेथड का नाम क्या रखा गया? ओस्टवोल्ड रखा गया। तो ओस्टवोल्ड की बात करते हैं।
जब हम इस ऑस्टवोल्ड विधि को पढ़ते हैं तो यहां क्या होता है, ऑस्टवोल्ड विधि के अंदर दोस्त याद रखिएगा, प्लेटिनम गेज की उपस्थिति में अमोनिया जो होता है ना, अमोनिया उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड में मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बना देते हैं, हम एनओ बना देते हैं। अब देखना कैसे होता है ये, पहले रिएक्शन समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अमोनिया लेते हैं, सबसे पहले अमोनिया गैस रूप में लिया जाएगा NH3। इस अमोनिया की क्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं दोस्त, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हैं, O2 के साथ करा रहे हैं। ठीक है, तो 5O2 ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो 4 नाइट्रोजन 4 अमोनिया लेने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहां पर कैटलिस्ट जो होगा उस कैटलिस्ट को बोला जाता है पीटी। ठीक है, और ये जो पीटी होता है ये क्या होता है, इसे प्लेटिनम गेज भी बोलते हैं। तो यहां पर जो एज अ कैटलिस्ट यूज हुआ, ये रिएक्शन के ऊपर अक्सर लिख दिए जाते हैं पीटी, और अगर नहीं लिखा हो तो यहां पर जो वर्ड लिखा हो ना, जैसे पीटी यहां लिख दो और यहां भी सेम चीज हो, मतलब जिसमें अंतर नहीं हो, तो याद रख लेना वो कैटलिस्ट होगा। वैसे मोस्ट प्रोबेबल यहां लिखे जाते हैं। अब देखो ये भी सॉलिड है, लेकिन ये आपका क्या था, गैस था। ये भी आपका क्या था, गैस था। अमोनिया भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। अब इनसे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी गैस है। ठीक है, जैसे दोस्त देखिएगा, यहाँ नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO बन गया, एक नाइट्रोजन यहां से आ गया। अब नाइट्रोजन 4 है तो मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या हो गया, गैस। ठीक है, और साथ में यहां से रिलीज होगा, अब क्या बच गया आपका, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 इसमें से ऑक्सीजन चला गया, मतलब 10 में से 4 चला गया, 6 ऑक्सीजन बचा हुआ आपका। और यहां से 3 तिया 12 मतलब H2 हो गया आपका, H2O बन गया, 6H2O बन गया। क्या बन गया, 6H2O। अब ये 6H2O जो बना ना, ये गैस बना। कि सर गैस कैसे बना, क्योंकि पानी जो है वो जलवाष्प के रूप में निकला, यहां से भाप के रूप में निकला है, वाटर वेपर के रूप में ऊपर गया है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इस प्रोसेस को हीट के माध्यम से गर्म करके बनाया जाता है। तो भैया देखो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक है, ये सब क्या हो गए, गैस। लेकिन जो कैटलिस्ट था वो क्या था, कि सर सॉलिड था। तो प्लेटिनम गेज जो था वो ऑस्टवोल्ड विधि के अंदर क्या था, तो याद रखना वो क्या था हमारा दोस्त, याद रखना वो सॉलिड था। तो यहां पर बना क्या हमारा, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया हमने, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया, ओस्टवोल्ड प्रोसेस का। इसका कैटलिस्ट क्या होता है, प्लेटिनम। यही चीज अभी हमने यहां पढ़ी थी कि अभिकारक एवं उत्प्रेरक अलग अलग चरण में, चरण का मतलब वही होता है फेज, है ना। या चरण समझ में नहीं आए तो अवस्था लिख लो। ठीक है, क्या लिख लो, अवस्था। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, चरण से ज्यादा अवस्था समझेंगे। ठीक है, जैसे कि भैया ये सारे के सारे गैस निकले, लेकिन ये क्या निकला भाई, ये सारे गैस निकले लेकिन ये सॉलिड निकला। तो उम्मीद है अब समझ में चीजें आने लगी होंगी आप। चलो और बता देता हूं, है ना, और बता देता हूं, एक एग्जांपल और ले लो। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजिनेशन, या इसे एक चीज और बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, डालडा घी बनाने की प्रोसेस, है ना। लेकिन जो ओरिजिनल नाम होगा हाइड्रोजिनेशन, वो यही है। अब देखो, ये जो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया है, इसकी अगर मैं बात करूं, अब यहां देखना, सबसे पहले अपन यहां रिएक्टेंट लेते हैं, जैसे वेजिटेबल ऑयल ले लिया अपन ने, तो वेजिटेबल ऑयल लेंगे। इस वेजिटेबल ऑयल के अंदर अपन हाइड्रोजन गैस को छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन ये आपकी गैस स्टेट में, ये ऑयल आपका कैसा होता है कि भैया लिक्विड होता है, ये लिक्विड होता है। अब अगर इस प्रोसेस को मैं यहां कंप्लीट करता हूं, देखो ये निकला भैया अपना लिक्विड, ये हो गया गैस, और इसके ऊपर अपन ने क्या छोड़ दिया भैया, निकल। निकल का यूज ज्यादा करते हैं, है ना, हाइड्रोजनीकरण की प्रोसेस में किसका करते हैं, निकल का। तो ये कैसा होता है भाई, सॉलिड होता है। अब यहां पे उत्प्रेरक क्या है, कैटलिस्ट क्या है आपका, तो कैटलिस्ट होता है निकल। क्या होता है, निकल। और निकल कौन सी स्टेट में, सॉलिड। अब देखो ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड, लेकिन भाई साहब ये निकले सॉलिड। अब यहां क्या बन जाता है, वेजिटेट, है ना, वेजिटेबल घी बनता है। और ये घी कौन सी अवस्था में आता है, सॉलिड अवस्था में आता है ना। इसी को आप बहुत सारे नाम से जानते हैं, डालडा घी, वनस्पति घी, ये इसी के नाम है।
एनसीईआरटी पढ़नी होगी बिल्कुल। पिछले अगर आपके जितने भी पेपर देखे जाएं तो लगभग जितने भी प्रश्न बने, अगर मान लीजिए कि अगर मैं आपसे नॉर्मली मोटा मोटा कहता हूं कि जैसे 10 प्रश्न आए तो आपके 6 से 7 प्रश्न एनसीईआरटी से ही थे। ठीक है, और वही डाटा हम लेके आगे बढ़ेंगे, उसके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। चलो, क्या ये चीज समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। चलो, अभी ये पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ, कैटलिस्ट का एक पार्ट और बाकी है। हाँ, मैं आपको कुछ चीजें देता हूं, आप इनको तब तक याद करना। ठीक है, अगर आपने ये चार्ट्स पढ़ लिए, देखना यहाँ पर सन 1900 लेके 1920 तक कैटलिस्ट इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें इंडस्ट्री के अंदर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन के मिश्रण का यूज करके मेथेन बनाते हैं, तो मेथेन निर्माण के लिए कौन से कैटलिस्ट का यूज किया जाता है? निकल का। वेजिटेबल ऑयल, जैसे मैंने अभी बताया, इससे हाइड्रोजन गैस मिला करके अपन बटर या मार्जिनेट बनाते हैं या वेजिटेबल घी बनाते हैं, किस कैटलिस्ट का यूज करते हैं? निकल का। कोल को लिक्विफिकेशन के लिए कौन से कैटलिस्ट का यूज करते हैं? निकल का। ठीक है, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं हेबर विधि में, इसमें किसका करते हैं? आयरन का या पोटेशियम का। अमोनिया ना, अमोनिया की क्रिया जब नाइट्रोजन ऑक्साइड से कराते हैं, HNO3 नाइट्रिक एसिड बनता है, तो किसका यूज करते हैं? प्लेटिनम का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया करके CH3OH बनाते हैं, किसका यूज करते हैं? जिंक और क्रोमियम के ऑक्साइड का। ये सभी जो नाम है अभी मैं पीछे आपको पढ़ा चुका था, लगभग आप देखो जो हमने पढ़े सबके सब वही है। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना और उससे H2SO4 बनना, इसमें किसका कैटलिस्ट का यूज होता है? V2O5, वेनेडियम, है ना, याद रखिएगा, पेंटा ऑक्साइड का। तो ये इस तरह से चीजें बनती है। फिशर ट्रॉपिक सिंथेसिस में किस कैटलिस्ट का यूज होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का और आयरन का। तो ये एक चार्ट में भी मैंने देने का आपको काम कर दिया है, जो बच्चे पूरा डिटेल से, सर हमें तो सीधा याद करना है कि क्या पेपर में, तो पेपर में सबसे बेस्ट ये चीजें पूछी जाती हैं। ऐसे मैंने 3-4 स्लाइड बना दी इनकी, एक एज अ कैटलिस्ट, है ना। कैटलिस्ट फिक्स याद रखिएगा, तो ये मंथ मंथ क्लेम है, जैसे C2H4 से C2H4O बन रहा है, तो इसमें सिल्वर कैटलिस्ट का यूज होता है। C6H6 से मैलिक एन, है ना, याद रखना, एनहाइड्राइड बन रहा है, तो V2O5 का यूज होता है। केट क्रैकिंग फ्लूइड बनाने के लिए एमोर्फस में सिलिक, है ना, याद रखना, सिलिकॉन एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। इसी तरह से गैसोलीन बनाने के लिए किसका? हाइड्रोजन फ्लोराइड का एज अ कैटलिस्ट यूज किया जाता है ना। प्लेटफॉर्मिंग गैसोलाइन के लिए किसका यूज किया जाता है? तो प्लेटिनम का यूज किया जाता है। बेंजीन से, याद रखना, है ना, बेंजीन से क्या, हेक्सा बेंजीन, हेक्सा बेंजीन बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? निकल का यूज करते हैं। इस साइड में जो है वो कैटलिस्ट है, इस साइड में रिएक्शन दे रखी है। तो ये मैंने आपको सारे वो चार्ट दे दिए जो पूरा निचोड़ है कैटलिस्ट का। एक हो गया, दो हो गया, ये तीन हो गए, ये तीन चार, बस ये चार होंगे, चार पांच, ये सारे के सारे, इनमें से आधे तो रिपीट हैं, है ना, आधे से ज्यादा रिपीट है, दोस्त याद रखिएगा। तो ये कैटलिस्ट मैंने आपको सारे दे दिए, आप चाहें तो इनको एक बार जरूर पढ़ लेना नॉर्मली, लेकिन इसके आगे की क्लास एक और होगी हमारी, है ना, कैटलिस्ट की, और उसके साथ दूसरा चैप्टर शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी आपका कैटलिस्ट का लगभग लगभग एक पार्ट और बचा है। तो आप ये मत समझना कि आपके AWTPO को सिलेबस को हम नहीं करेंगे, बहुत डिटेल से करेंगे। आप देख लो, कैटलिस्ट की लगभग आपकी 3 घंटे की क्लास हो गई, 1 घंटा और लगेगा, तब जाके कैटलिस्ट पूरा होगा, और अगले सैटरडे को हम 1 घंटा और क्लास लेंगे और कोई नया चैप्टर भी शुरू कर देंगे। तो कैसी लगी क्लास, जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे। नहीं, आपको नहीं पढ़नी एनसीईआरटी, हम पढ़ा देंगे आपको, मत लोड लो आप उसका, क्योंकि आप एनसीईआरटी में जाओगे, सर इतना दे रखा है, उतना दे रखा है, फिर घबराओगे, और घबराओगे तो भैया दिक्कत होगी, और वो हम नहीं चाहते। खाली पेज इतने कहाँ से आ गए? भैया अब डर खत्म हो गया हमारे AWT। थैंक यू। बता दो यार, कैसी लगी क्लास? ऐसे हर शनिवार को आपके AWTPO के पार्ट करवाए जाएंगे। ठीक है,